हेलो दोस्तों, मैं अमित कौटिल्य एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश। आप सबको पता है कि एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमपी से ही आते हैं। जो एमपी सब्जेक्ट है लगभग 35 to 40% तक का रेशियो है। अब आप सोचो, एक तरफ इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा साइंस है। साइंस में भी 3 साइंस हैं, ज्योग्राफी में भी 2 ज्योग्राफी हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री हैं। तो इतना सारा कुछ है। और दूसरी तरफ एक अकेला सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश से ही 40 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। तो आप सोचो कितना ज़्यादा वेटेज हो गया है। ये मध्य प्रदेश डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप प्री क्वालिफाई करोगे कि नहीं। अगर आपसे मध्य प्रदेश के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। ये केवल प्री में ही नहीं है, मेंस में भी ऐसा है। मेंस में भी मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा है, बस उसका थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो अभी हम प्री की ही बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्री के लिए टारगेटेड बैच शुरू हुआ है और उसी के लिए हम मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं। आज जो हम मध्य प्रदेश में देखने वाले हैं वो केवल मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, कि मध्य प्रदेश कैसा दिखता है। अब मैप तो आपने देखा ही होगा, क्यों ऐसा दिखता है ये भी एक बात है, क्योंकि उसका जो नक्शा था वो बदल भी तो सकता था, लेकिन नहीं बदला जो है वर्तमान में। क्यों ऐसा है? इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है और राजकीय खेल क्या है, इन सब के बारे में जो ऊपरी तौर की सामान्य परिचय है केवल उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ये है मध्य प्रदेश का मैप, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं हट जाता हूं साइड में, इसको अच्छे से देख लीजिए। इस मैप का आपको क्या करना है, कम से कम 10-12 बार ये मैप बनाना है आपको, तब इस वीडियो को आगे देखना है। क्योंकि जब तक आप एमपी का मैप नहीं बना पाओगे आप समझ ही नहीं पाओगे एमपी को अच्छे से, क्योंकि हम सारी की सारी एमपी मैप के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। बस आप उसको मैप को देखो और आपको सब क्लियर होता चले। तो इसमें 10-12 बार बनाना है, फिर एक बड़ा सा मैप लेके आना है। उस मैप को अपने जो बेडरूम है वहां चिपकाना है और सुबह उठ के सबसे पहले उस मैप को देखना है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं उस मैप में से, बस ऐसे देखना है 2-3 मिनट के लिए। होगा क्या कि आपके अवचेतन मन पे वो चीजें बसने लगेंगी धीरे धीरे, और आपको एक आइडिया हो जाएगी कौन सा जिला कहाँ पे है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्री में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं कि वो जिलों के बारे में पूछते हैं उनसे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश है कहाँ। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में बहुत सारे तारे हैं, उन तारों का अपना एक मंडल है, जैसे सौर मंडल है हमारे सूर्य का। उस मंडल में एक ग्रह है पृथ्वी, उस पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक देश है भारत, और उस भारत में है हमारा मध्य प्रदेश जो एक राज्य है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश की अवस्थिति। अब एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें घर बैठे। कौटिल्य एकेडमी आपके लिए लेकर आई है फुली लाइव ऑनलाइन बैच, जिसमें कौटिल्य एकेडमी की ऑनलाइन एक्सपर्ट टीम आपको करेगी तैयार मात्र 150 दिनों में। आइए जानते हैं इस लाइव इंटरेक्टिव बैच की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसमें आपको मिलेगी सेपरेट क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये क्लासेस हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर लाइव रहेगी। इस संस्थान ने पिछले कई वर्षों से लगातार टॉपर्स बनाए हैं। अगर आप भी अपना नाम इस टॉपर्स लिस्ट में देखते हैं तो ज्वाइन करिए कौटिल्य एकेडमी और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। इस कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और आप हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश है भारत के एकदम बीचों बीच, लगभग बीचों बीच। अगर हम गौर से देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति वही है जो हमारे शरीर में हृदय की स्थिति, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले यही कुछ चीज क्लियर कर लेते हैं। कई लोग पता नहीं कैसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि मध्य प्रदेश से किस किस राज्य की सीमा लग रही है। आप यहाँ देखो, आपको तो इसमें एमपी का मैप भी स्पेशल देखने की जरूरत नहीं है, केवल इंडिया का मैप देखो। एमपी के स्तर पे भी अगर हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एक ही आइडिया होना चाहिए किस राज्य की सीमा कहाँ लग रही है। तो एमपी की तो जरूर होना चाहिए। तो एमपी से कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं? पहला यूपी, ये रहा बीच में येलो कलर वाला हमारा एमपी। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात और 5वां है राजस्थान। ये 5 राज्य हैं बस। इन राज्यों को आपको याद करना है। याद क्या करना है, जब आप 5-6 बार इस मैप को ही देख लोगे उसी में आपको याद हो जाएगा। उसमें कौन सा मतलब ऐसा रॉकेट साइंस है।
मतलब हमारा अजब गजब जो मध्य प्रदेश है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, बस मैप देखते चलना है और क्वेश्चन बहुत आसानी हिसाब से बनते रहेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सीमा लगती है यूपी की, ये सीमा लग रही है छत्तीसगढ़ की, साउथ के सारे जो मध्य प्रदेश है सारा का सारा उसकी सीमा लगती है महाराष्ट्र से, और एक छोटू सा मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसकी सीमा लगती है गुजरात से जो पीछे की तरफ निकला हुआ है, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक राजस्थान की सीमा लगती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो देख ही पा रहे हो आप लोग कि सबसे लंबी सीमा लगती है यूपी से, इससे लगती है सबसे लंबी सीमा। और सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, सबसे छोटी सीमा लगती है गुजरात से, वो दिख ही रहा है उसमें तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है एक बार कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि महाराष्ट्र की सीमा तो लंबी नहीं है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा भाग जो है जो पानी की बूंद के जैसा है, ये भी तो लग रहा है, अगर इसको आप एकदम स्ट्रेच कर दो, खोल दो, तो ये सीमा कितनी बड़ी हो जाएगी। और महाराष्ट्र में लगभग पूरा हिस्सा खुला हुआ है, इसलिए यूपी की सबसे लंबी सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो यूपी की सीमा को टच करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कितने जिले लगते हैं, ये एक मुद्दा है। तो यूपी की सीमा से लगते हैं 13 जिले टोटल। और कौन कौन से जिले लगते हैं, सबसे पहला है मुरैना, दूसरा है भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, और फिर कुछ जिले हैं जो एकदम लगातार एक दूसरे टच किए हैं। कौन कौन से, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ध्यान रखना सिंगरौली के नीचे कोई सा भी जिला यूपी से नहीं लगता है। ये आपको कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा मैप से। आप लगातार जब ये मैप देखोगे ये वाला तो आपको क्लियर होते रहेंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा कि रट्टे पड़े हैं कई लोग कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, 10-12 बार जो आप मैप बनाओगे फिर आप रोज देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन से जिले कहाँ हैं। अब यूपी दक्षिण में तो आएगा नहीं उठ के कि यूपी दक्षिण में आ गया, महाराष्ट्र उत्तर में चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि जो जिले उत्तर में हैं केवल वो यूपी से लगेंगे, ये बात तो क्लियर है ना। तो अब आपको केवल ये देखना है कौन कौन से जिले हैं, रटना कुछ नहीं है। सबसे छोटा मैं बोला था गुजरात से सबसे छोटी सीमा लगती है, तो केवल 2 जिले हैं जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं, पहला है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। इन जिलों को मतलब जो जनजातीय जनसंख्या बहुल जिले होने का गौरव प्राप्त है, सोचिए बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ जनजातीय जनसंख्या रहती है। फिर इसके अलावा राजस्थान से लगते हैं, राजस्थान से कहाँ कौन से लगते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर से दोबारा से रतलाम यहाँ भी लग गया है। फिर आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये जिले लगते हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र में आप सारे जिले देखिए इनको, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, ये जिले लगते हैं महाराष्ट्र से। मैं आपको बोला ना जो साउथ में वही लगेंगे महाराष्ट्र से। अब आ गया छत्तीसगढ़ का। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सीधी जिला भी बोले उससे लगता है, बोले यहां से टच हो रहा है पास से, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो नहीं लगता है। सीधी जिला यूपी से नहीं लगता है, ये बात याद रखना आप। सीधे इतना सीधा है कि केवल एक ही राज्य से लगता है, ध्यान रखो। सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये जो जिले हैं और सिंगरौली, ये जिले लग रहे हैं छत्तीसगढ़ से। इनकी संख्या कितनी है, 10। तो सबसे ज्यादा जिले किससे लगते हैं, उत्तर प्रदेश से, कितने, 13। उसके बाद लगते हैं 10 जिले राजस्थान से, उसके बाद 9 जिले महाराष्ट्र से, 7 जिले छत्तीसगढ़ से और 2 जिले गुजरात से। क्लियर है कि कौन कौन से जिले की सीमा कहां से लग रही है। अब आप ये वाले जो जिले हैं इनको देख लोगे तो कितने सारे जिले तो आपने ही कंप्लीट कर लिए। थोड़े बहुत जिले बच्चे हैं जो भूआबद्ध टाइप के हैं, उनको आप एक बार देखोगे 2-3 बार, उसी में याद हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के ऐसा नहीं कि आपको 52 के 52 जिले की लिस्ट उठानी है और रटे जाना है। हम इन जिलों को, एक एक जिले को कई बार पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। और एक बार पूरे मध्य प्रदेश के जिले बार अध्ययन भी करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ऐसा नहीं आपको एक लिस्ट बैठे और 2-4 दिन लगा दिए उसको 52 के 52 जिलों को याद करने में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति।
आप लोगों ने अक्षांश देशांतर के बारे में जरूर सुना होगा कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। अगर नहीं भी सुना है तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। ग्लोब या मैप देखा है, जो मैप देखा होगा आपने, मैप पे कुछ लाइनें होती हैं ऐसी एकदम सीधी और कुछ लाइनें होती है खड़ी। जो सीधी लाइनें होती हैं, लेटी हुई लाइनें, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। एक्चुअली अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो आप याद रखना कि लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड है, जो एकदम क्षैतिज अवस्था में है। दूसरी है देशांतर। देशांतर लाइनें होती हैं जो खड़ी हुई लाइनें हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से को मिला रही हैं, तो उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब आप सोच रहे हो बता क्यों रहा है भाई तू, क्या जरूरत पड़ रही है इनकी देशांतर अक्षांश की। एक्चुअली आपने कई मूवीज में देखा होगा कि जैसे किसी पायलट से या किसी युद्धपोत से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी लोकेशन बताओ, तो वो कुछ अंकों में बताते हैं, जैसे 21 डिग्री 6 मिनट से 74 डिग्री, ऐसा कुछ बताते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश कहाँ अवस्थित है, या हम बात करते हैं इंदौर कहाँ अवस्थित है। इंदौर के लिए एक अक्षांश होगा, एक लेटी हुई लाइन है, उस पर कहीं इंदौर बसा हुआ है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि इंदौर 21 डिग्री पे है, तो यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी जैसे ही हमने इसके देशांतर को बता दिया, तो ये पता चल गया कि इस लोकेशन पर इंदौर है। तो ऐसे ही हमको मध्य प्रदेश को देखना है कि मध्य प्रदेश किस लोकेशन पे है, आखिर कहां पे है, उसको कहते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो पहले देखते हैं अक्षांशीय स्थिति क्या है। आप सबको पता ही होगा अक्षांश कितने होते हैं, बता मैंने दिया क्या है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। इसको याद करना है अच्छे से, भले ही इसको ना दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना, या मैं दोबारा सुना देता हूं। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मतलब जो हमने पीछे मध्य प्रदेश देखा था, उसके इस लाइन से लेके, मतलब उत्तरी जो जिला है मध्य प्रदेश का, यहां से लेके और दक्षिणी तक, ये है 21 डिग्री, नीचे से लगा 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। ऐसे अब देखते हैं मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, मतलब देशांतर मतलब खड़ी लाइनें हैं। खड़ी लाइन यहां से लेके और यहां तक, सिंगरौली तक, अलीराजपुर की जो सीमा है वहां से लेके यहां तक कितना देशांतर विस्तार है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक है। ये हो गया मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आपको पता है कि जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, तो उस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मध्य प्रदेश अवस्थित होगा। तो जो अक्षांश होंगे वो हमेशा उत्तरी अक्षांश होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 21 डिग्री जो है वो दक्षिण हो जाए और 26 डिग्री उत्तर वाला हो जाए। तो जो अक्षांश हैं 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ऐसे ही ये देशांतर हमेशा पूर्वी होंगे। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट के पूर्वी देशांतर तक। ये जो डिग्री तो आप सब जानते होंगे। ये जो लाइन है इन्वर्टेड कॉमा जैसी, इसको बोलते हैं डिग्री। अब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से लगभग गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले आते हैं, इसलिए कर्क रेखा को भी पढ़ना जरूरी है। कर्क रेखा का मतलब होता है एक अक्षांशीय रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री। मतलब 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। आपको ये बात पता होगी कि सूर्य जो की लंबवत किरणें कर्क रेखा तक ही, उत्तर में 23.5 डिग्री तक ही पड़ती हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से जिले हैं जिनसे कर्क रेखा निकल रही है। अब देखते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, एक्चुअली हमने एक रेखा डिसाइड कर ली है कि हम इससे ही रेखा का तुलना करेंगे, इससे ही समय की गणना करेंगे। आपने ग्रीनविच मीन टाइम का नाम सुना होगा, वो पूरे विश्व में एक मानक है। उसी से डिसाइड किया जाता है कि विश्व में टाइम किस हिसाब से रहेगा। तो हमने भी अपनी एक रेखा बना के रखी है, वो रेखा है 82.5 डिग्री। तो मतलब जो 82 डिग्री 48 मिनट रेखा है वही मानक रेखा है भारत की, और वो मानक रेखा भारत के एक जिले से होकर गुजरती है। जैसे ही आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा सबसे उत्तरी जिला जो है वो है सिंगरौली। और हमने देखा ना कि पूर्व में सबसे लास्ट जो देशांतर है वो 82 डिग्री 48 मिनट है,
और जब 82 डिग्री 48 मिनट है तो इसी सिंगरौली से होकर हमारी मानक रेखा भी गुजर रही है जो है 82.5 डिग्री। तो याद रखिएगा, एक बात क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, दूसरा ये किस जिले से होकर गुजर रही है तो उसका नाम है सिंगरौली। अब बढ़ते आगे, कर्क रेखा के राज्य देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है। राज्य तो आपको पता होंगे कि 8 राज्य हैं, गुजरात से शुरू होते हैं और मिजोरम पे जाके खत्म होते हैं। तो एक बार अपन को रिवाइज कर लीजिए। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किन किन से होकर गुजरती है। सबसे पश्चिम में जो कर्क रेखा का जिला है वो है रतलाम, और सबसे पूर्व में जो जिला है वो है शहडोल। ध्यान रखना, तो ये 14 जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर। फिर ये पूर्व के जिले शुरू हुए, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इनकी संख्या कितनी है? 14। आप जब मैप देखोगे ना बार बार तो ये फिर सारे के सारे जिले आपको जहन में बैठ जाएंगे एकदम अवचेतन स्तर पर, रटना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको संख्या जरूर याद रखना है। 14 जिले हैं, ठीक है। तो कभी प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है या किससे होकर नहीं गुजरती है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको एक लगाना है। तो याद से लगाना है, इन 14 के नाम आपको देखना है। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जो मध्य प्रदेश है उसका गठन कब हुआ था, कब इस राज्य को मध्य प्रदेश का नाम मिला। तो नाम मिला था 1 नवंबर 1956 को। कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद हम आगे देखेंगे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे कि जो मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आया वो आया 2000 में। सन 2000 में मध्य प्रदेश को वर्तमान स्वरूप मिला, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ को अलग करके एक राज्य बना दिया गया। ये भी देखेंगे क्यों बनाया गया राज्य, क्या उससे कोई बेनिफिट हुए या नहीं हुए, ये भी हम देख लेंगे। अब अगला देखते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर के ऊपर वर्ग लगा दो, वर्ग किलोमीटर। ये बात आप सबको पता होगी कि क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग में ही मापते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर इसमें, ठीक है। तो 308,252 किलोमीटर, इसको याद ही करना है, कुछ भी हो जाए। अब मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, ये भी विषय है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। जैसे आप लोग किसी न किसी संभाग से संबंधित तो हो गए निश्चित रूप से, जैसे कोई ग्वालियर संभाग से होगा, कोई इंदौर संभाग से होगा, कोई जबलपुर संभाग से होगा। तो आज ही आपको क्या करना है कि आपके संभाग में कितने जिले आते हैं उनको जल्दी से देख लेना है कि कौन कौन से जिले आपके संभाग में आ रहे हैं। कम से कम वो जिले आपको एक आइडिया रहेगा। फिर आता है जिला। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में है 52 जिले हैं, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। इन 52 जिलों में जो नवीनतम है वो है निवाड़ी जिला है। तो आप किसी संभाग से हो गए और उससे नीचे कोई ना कोई आपका जिला जरूर होगा, तो उस जिले की सीमाएं किस किस जिले से लग रही हैं ये देखना, क्योंकि संभाग का जनरली ऐसा रहता है कि उसकी सीमाएं आपस में मिलती हैं जनरली जिलों की। अब देखते हैं अगला, विकासखंड। विकासखंडों की कितनी संख्या है? 313। बीडीओ आपने एक अधिकारी सुना होगा विकासखंड के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो यही विकासखंड में बैठता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 313 है विकासखंडों की संख्या। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा नगर पालिका भी हैं, ग्राम हैं, तहसील। ऐसे ग्राम और तहसील के बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। नगर पालिका लगभग 98 हैं और नगर निगम 16 के आसपास 16 हैं, ठीक है। उनको भी हम देखेंगे जब मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, इस प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो उन सबको देख लेंगे। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। पहली बात तो जैसे आप, मुझे विश्वास है आप लोग मैप तो लेके बैठे होंगे जरूर, क्योंकि ये वाला जो एमपी रहेगा हम जो पढ़ेंगे वो मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। आप लोगों को एक खाली मैप भी आते हैं, आप लोगों ने देखोगे ब्लैंक मैप, ऐसे ही मैप मिलेंगे आपको पेज पे, तो उनको लेके बैठना है।
तुरंत आपको, जैसे मैं यहाँ बताऊंगा, आपको तुरंत उस मैप पे बना लेना है उसका चित्र या कोई लोकेशन आपको उस पर देखना है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ में बोल रहा हूँ बार बार कि मैप के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला है मुरैना, देखना अपने मैप में। दूसरा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। अगला है अलीराजपुर, ये पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिम में, और इसकी सीमा हम देख ही चुके हैं, गुजरात से लग रही है। बुरहानपुर की सीमा किससे लग रही है? बुरहानपुर की सीमा लगती है महाराष्ट्र से। मुरैना की सीमा 2 राज्यों से लगती है। अभी हम ये भी देख ले रहे हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। और सबसे पूर्व में है सिंगरौली। इससे पहले आगे बढ़े, हम वापस चलते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लग रही है। पहला तो मैंने बताया, आपको बताई है, पहला जिला है मुरैना। अच्छा, एक बात यह है कि जहां 2 राज्य एक दूसरे की सीमा को टच करेंगे वहीं तो कोई ना कोई जिला लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं, जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें, कि वो जिला कहां अवस्थित होगा जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से लग रही है, डेफिनेटली आप बोलोगे कि उत्तर में ही अवस्थित होगा वो जिला। क्यों? क्योंकि राजस्थान भी ऊपर की ओर है और यूपी भी। एकदम सही आप सोच पा रहे होंगे। तो मुरैना ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान और यूपी दोनों से लगती है। अब बात करते हैं आगे कि ऐसा कौन कौन से जिले हैं। उनमें एक जिला आप देखो, शिवपुरी भी है, जिसकी सीमा इधर यूपी से लगती है और इधर राजस्थान से लगती है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, उसमें शिवपुरी ही आंसर था। और कोई सा ऐसा जिला आपको यहां नहीं दिखेगा जिनकी सीमा यूपी और राजस्थान से लगेगी। 2 जिले हैं। अब देखते हैं सिंगरौली को। सिंगरौली भी ऐसा जिला है। अब मैंने आपको बताया था ना कि सिंगरौली एकदम ईस्ट में है, एकदम पूर्व में है। तो पूर्व में कौन कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। तो वहां कौन कौन से राज्य बसते होंगे? छत्तीसगढ़ और यूपी। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। तो एक सिंगरौली है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों से लगती है। अगला है बालाघाट। बालाघाट की सीमा किससे लगती है? बालाघाट की सीमा लगती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, और दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में राज्य महाराष्ट्र, उत्तर में कौन सा? यूपी। तो उत्तर में यूपी से मिलेगा उसका सीमा, और दक्षिण में महाराष्ट्र से मिलेगी। तो बालाघाट ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 2 राज्य? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की सीमा जहां खत्म हो रही है वहीं से शुरू होती है गुजरात की सीमा, और गुजरात की सीमा से टच होता है अलीराजपुर, ध्यान रखना। और जहां गुजरात की सीमा खत्म हो रही है वहीं पे शुरू होती है राजस्थान की सीमा, और इस राजस्थान की सीमा लगती है झाबुआ से। तो गुजरात 2 ही जिले लगते हैं गुजरात से, और दोनों जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लग रही है। एक तो गुजरात से अलीराजपुर और झाबुआ की। अलीराजपुर की लगती है महाराष्ट्र से और झाबुआ की लगती है राजस्थान से। तो ये वो जिले थे जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। इनको आपको जरूर याद रखना है, बहुत खास है ये सब, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि आखिर विकासखंड की बात कर रहे हैं। 313 विकासखंड है। मैंने आपको बोला कि जो हम नगर पालिका, नगर निगम है, उनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो आप उनको भी पढ़ लेंगे। अब देखते हैं, हम देख चुके हैं कौन कौन से पूर्व में है, एकदम पूर्वी जिला, एकदम पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण जिले कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। अगर हमको उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है तो सबसे उत्तरी बिंदु देखना पड़ेगा और सबसे दक्षिणी बिंदु देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने लाइन थोड़ा टेढ़ी खींची, क्योंकि दक्षिणी बिंदु है बुरहानपुर में अवस्थित और उत्तरी बिंदु है मुरैना में अवस्थित, और इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? 605 किलोमीटर की, ध्यान रखना। इसी प्रकार अलीराजपुर सबसे पश्चिम में है, और सबसे उत्तर में कौन, सबसे पश्चिम में और सबसे पूर्व में कौन सा है? सिंगरौली है। तो ये लाइन भी टेढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि हम सबसे पश्चिमी बिंदु को सबसे पूर्वी बिंदु के बीच में देख रहे हैं कि कितनी दूरी है। तो इन दोनों के बीच में है 870 किलोमीटर की दूरी। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण में देखने में थोड़ा चपटा दिख रहा है, लेकिन पूर्व से पश्चिम में देखने में लंबा दिख रहा है। तो ज्यादा सीमा कौन सी होगी? पूर्व से पश्चिम वाली। तो याद रखना, उस सीमा की लंबाई है 870 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं
हमने अभी देख रहे थे संभागों के बारे में कि कौन कौन से संभाग हैं और कौन कौन की सीमा, कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। मैंने आपसे बोला कि आप जिस संभाग के हो और जिस जिले के हो, उस जिले की सीमा किस किस से लग रही है सबसे पहले देखना है। फिर किस संभाग में आ रहे हो, वो संभाग में कितने जिले हैं वो देखना है। सबसे पहले ये काम करना है आज, अभी इसी वक्त। तो मध्य प्रदेश में बोला आपको 10 संभाग हैं। सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में है? तो ऐसे 2 जिले हैं, पहला है इंदौर संभाग और दूसरा है जबलपुर संभाग। दोनों की सीमा लगती है 8, दोनों के अंतर्गत आते हैं 8 जिले आते हैं। और सबसे कम जिले किस संभाग में आते हैं? ऐसे 3 जिले हैं, क्योंकि जिनके अंतर्गत 3 जिले आ रहे हैं, ऐसे संभाग भी हैं। और 3 संभाग हैं, कौन कौन से? नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल। और सबसे ज्यादा जिले वाले संभाग कौन से? 2 हैं, इंदौर और जबलपुर। इस लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। बस एक जो बात है बताने वाली वो है कि इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। इंदौर ऐसा संभाग है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और जबलपुर ऐसा संभाग है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात। जबलपुर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और इंदौर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हम इसको देख लेते हैं आगे मैप पे। अब आप देखो, यहां आपको जबलपुर का क्षेत्र जो है, जो येलो कलर में है, वो सबसे ज्यादा दिख रहा होगा। इससे ज्यादा क्षेत्र किसी का नहीं है। ठीक है, उत्तर में चंबल संभाग है। ये आप संभाग सबसे पहले यहां से शुरू करना कि आपको पता चले 10 संभाग कौन कौन से हैं। इधर है उज्जैन, इधर है इंदौर, मध्य में भोपाल और नर्मदापुरम नीचे की ओर है। अब उत्तर में 2 हैं, ग्वालियर और चंबल। यहां है सागर, पूर्व में 2 हैं, रीवा और शहडोल। अब उत्तर पश्चिमी जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है मध्य प्रदेश का, वहां पर बसा हुआ है जबलपुर। मैंने आपको बोला ये आप किस संभाग से हो, जल्दी से देख लेना इसको, और पीछे जाके वो सारे जिले देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। 10 संभाग में 52 जिले हैं, मैं बोल चुका हूं 52। उन 52 जिलों का एक बार आपको मैप पे देख के आइडिया ले लेना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतीक और प्रमुख चिन्ह। किसी जैसे भारत का एक चिन्ह है, भारत का एक पशु है, राष्ट्रीय पशु, भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के भी अपने राज्य के पशु हैं। मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के जितने राज्य हैं उन सबके हैं। उन राज्यों में जो विशिष्ट रूप से पाया जाता है, जो विशेष पहचान रखता है, उसको वो प्रतीक बना दिया जाता है। अब हम सबसे पहले जो सबसे खास प्रतीक या चिन्ह है वो देखते हैं। वो है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। जैसे ही आप मध्य प्रदेश सरकार का कोई लेटर पैड देखोगे या कुछ देखोगे तो आपको ये वाला चिन्ह दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन की पहचान है। इस चिन्ह से ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। सबसे पहला तो कौन सा बैकग्राउंड है इस चिन्ह में? तो इस चिन्ह में जो बैकग्राउंड है, ये जो लाल कलर में दिख रहा है आपको, ये है बरगद का पेड़। उस बरगद के पेड़ के ऊपर अशोक चिन्ह, जिसमें 3 शेर दिख रहे हैं। एक शेर पीछे की ओर इसलिए हमको दिख नहीं पा रहा है। अशोक चिन्ह है ना, उसमें 4 शेर बने हैं अशोक स्तंभ में। सारनाथ का अशोक स्तंभ, उस पर 4 शेर बने हुए हैं, वो शेर हैं। ये 3 शेर दिख रहे हैं और इनको एक गोल घेरे में बंद कर दिया। गोल घेरा मतलब व्रत जिसको बोलते हैं। देखो, जब भी आपको कभी व्रत मिले तो इसका व्रत का मतलब होता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है व्रत, क्योंकि कभी रुकेगा नहीं ना व्रत, ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पहिए के समान। फिर आगे का जो दूसरा व्रत है उसमें ऊपर की ओर लिखा है मध्य प्रदेश और नीचे की ओर लिखा है सत्यमेव जयते। अब आपको ये जवाब देना है कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से या किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते शब्द को उठाया है। फिर आपको अगर गौर से देखोगे तो 2 फसलों की बालियां दिख रही हैं यहाँ पे साइड में। एक है गेहूं और दूसरी है धान। गेहूं मध्य प्रदेश के पश्चिम में होती है। मालवा गेहूं के लिए जाना जाता है। हाल में आपने खबर पड़ी होगी कि मिस्र से कई जो उनके सरकार के प्रतिनिधि थे वो आए। क्यों? मालवा में, इंदौर में आए। क्यों आए? क्योंकि उनको गेहूं की आवश्यकता है और वो मालवा का जो गेहूं है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, धान मध्य प्रदेश के पूरी भाग में होती है। और जो लास्ट का व्रत है वो व्रत घिरा हुआ है कई सारे स्तूपों से। इन स्तूपों की संख्या कितनी है? 24 है। ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है आपको?
पहली बात ये बताओ, आपने सांची का स्तूप देखा है क्या? नहीं देखा तो आज सर्च करना है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ऐसे दिखेगा आपको, ये स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में से। पहला कि बैकग्राउंड किसका है? बैकग्राउंड है हमारे यहाँ बरगद के पेड़ का। दूसरा, क्या वाक्य लिखे हुए हैं? एक सत्यमेव जयते लिखा हुआ नीचे और ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश। कौन कौन सी फसलें हैं? तो धान की फसल का बाली लगी हुई है और गेहूं की फसल की बाली लगी है, और अंत में 24 स्तूप हैं। ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय नाट्य की। नाट्य का मतलब नाटक। आपने देखा होगा कई सारे नाटक खेले जाते हैं। ऐसा रामलीला तो सबने देखा होगा, जरूर देखा होगा। सर्दियों के टाइम पर रात में होती है रामलीला, और 10वें दिन जो मतलब दशहरा जो होता है उस दिन रावण को मार दिया जाता है। तो वही ऐसा ही एक नाटक है, माच इसका नाम है। ये माच प्रचलित है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। अब मालवा क्षेत्र क्या है, इसको हम जब मध्य प्रदेश का भौतिक वर्गीकरण देखेंगे तब समझ लेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि बस माच जो है वो एक नाटक है, उसको खेला जाता है एक खुले मैदान में स्टेज बनाकर। जैसे हम रामलीला का मंचन करते हैं वैसे ही माच का मंचन होता है। आप ये देखो, ऐसे ही मतलब लगातार बोलते चलते हैं और नाटक का प्रोग्राम चलता रहता है। कई सारे स्तर पे वो प्रोग्राम होता है, रात के समय होता है, और जो उसमें पौराणिक विषय वस्तु को बनाया जाता है आधार। जैसे रामायण में क्या, रामलीला में क्या आधार रहता है? राम के पूरे जीवन का आधार रहता है उसमें। और माच में कई सारी पौराणिक कथाओं का वर्णन चलता है। माच के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम कला संस्कृति पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तब। तो अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि माच जो है वो राजकीय नाट्य है। अब देखते हैं अगला, राजकीय नृत्य। राई शब्द जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में रहते होंगे, बुंदेलखंड वाले एरिया में, मतलब शिवपुरी या फिर निवाड़ी, सागर, इन सब में, वो राई को अच्छे तरीके से जानते होंगे। राई क्या होता है? शादियों में, जन्म के जब बच्चों को होता है तब राई के नृत्य कराए जाते हैं। एक विशेष जाति होती है जो राई के नृत्य के लिए प्रसिद्ध होती है। तो राई नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ने राई को अपना राजकीय नृत्य घोषित किया है, ठीक है। बहुत रंग बिरंगा टाइप का मंचन होता है राई का भी। अगला आता है राजकीय फसल। देखो, भारत का कोई भी प्रदेश हो, लगभग सभी प्रदेश अच्छी फसलों के लिए जाने जाते हैं। हम पढ़ देने वाली बात की लहराती हुई फसलें, धान की खुशबू, ये सब बातें पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश तो एकदम हृदय प्रदेश है, मध्य में बसा हुआ है, तो वहाँ तो फसलें होंगी ही। कई सारी फसलें मध्य प्रदेश में, सोयाबीन की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, धान होती है, सरसों होती है, ये सब फसलें होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन को अपनी राजकीय फसल बनाया है। आपको पता होगा लगभग 2/3 सोयाबीन का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। मतलब पूरा भारत जितना उत्पादन करता है उसमें से लगभग 2/3 सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसको हमारी राजकीय फसल भी घोषित किया गया है। अब देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, फूल क्या है मध्य प्रदेश का? तो व्हाइट लिली, सफेद लिली जो है मध्य प्रदेश का फूल है। कई लोगों ने देखे होंगे, गमलों में इनको सजाते हैं फूलों को, ये व्हाइट लिली है, सफेद। दूसरा, इनका जो राजकीय फल जो है वो आम है। मध्य प्रदेश सरकार ज्यादा कैटरीना कैफ इसका ऐड करती है, आपने देखा ही होगा, माजा जा पी लो, ये सब गप। तो मैं तो कहता हूं उनको एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए आम का ही, स्पेशली राजकीय। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम। ध्यान रखना, आम को फलों का राजा ही बोला जाता है। जैसे सब्जियों का राजा है आलू, वैसे ही फलों का राजा है आम, और वही आम हमारा राजकीय फल है। आजकल सीजन भी है तो आप लुत्फ भी उठा सकते हैं एकदम आम का। अब आते हैं अगला, जब हमने देखा था राजकीय चिन्ह तो मैंने आपको बताया था बरगद का पेड़ उसके बैकग्राउंड में लगा हुआ है, और उसी बरगद के पेड़ को हमारा राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। मतलब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, 1956 में। 25 साल बाद हमने मध्य प्रदेश का बर्थडे मनाया। उस बर्थडे मनाया 1981 में। तो 1981 में हमने बरगद के पेड़ को अपना राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनगेलेंसिस। ये बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है, इसको जरूर से याद करना है, फाइकस बेनगेलेंसिस।
अब बात आती है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, हम सबने पढ़ रखा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। देखो, बारहसिंगा से मतलब निकला जिसके 12 सिंग हो, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसको भी 1981 में 25वीं वर्षगांठ पर एक्सेप्ट किया गया था कि हमारा राजकीय पशु है। बारहसिंगा बहुत अच्छे दिखते हैं। कभी आप चिड़ियाघर में आपको मौका मिले या कान्हा किसली में कभी आप जाओ तो वहां बारहसिंगा जरूर देखना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। ये तीसरी चीज है जो 25वीं सालगिरह पे बनाई गई थी, ऐड की गई थी राजकीय चिन्हों में। पहला था राजकीय वृक्ष, दूसरा था राजकीय पशु और तीसरा राजकीय पक्षी। एक छोटा सा पक्षी रहता है, उसको बोलते हैं इंडियन पैराडाइज। एक्चुअली उसका वैज्ञानिक नाम है इंडियन पैराडाइज। हिंदी में इसको कोई दूधराज बोलता है, कोई शाह बुलबुल बोलता है। ध्यान रखना, हिंदी में इसका नाम है दूधराज। ये देखो बिल्कुल छोटा सा दिखता है, पूंछ ऐसी लंबी रहती है, ये याद रखना, दूधराज। दूसरा नाम क्या है? शाह बुलबुल, शाह की बुलबुल। ठीक है, दूसरा नाम है शाह बुलबुल और अलग दूसरा नाम है, एक अलग नाम है, वो है दूधराज। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय मछली। इसको हाल ही में 10-11 साल पहले ही इसको घोषित किया गया है, 2011 में। इस मछली का नाम है महाशीर। इसको बोला जाता है टोर भी बोला जाता है। यह है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। कब ऐड की गई इसको जरूर याद रखना है, 2011 में। 3 चीजें जो हैं वो 1981 में घोषित की गई थी, वृक्ष, पशु और पक्षी। एक चीज जो है 2011 में ऐड की गई थी और एक लास्ट जो बचता है वो है राजकीय खेल। देखो, अभी एक RTI से लगाई गई थी कुछ साल पहले, उसमें पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो पहले हम लोग को पढ़ाया गया था कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि भारत का कोई खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है उस RTI में। लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जरूर है और वो राजकीय खेल है मलखम्ब। इस मलखम्ब को जो टीवी के मंच है, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट और इन सब ने खूब प्रसिद्ध कर दिया है। आपने देखा होगा मलखम्ब में एक खंबा रहता है और उस पर कोई एक व्यक्ति या समूह में इस प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे होते हैं। एकदम नीचे आ जाते हैं, फिर जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पर योगाभ्यास के कई आसन कर रहे होते हैं। तो इसी को बोलता है मलखम्ब। खम्ब मतलब खंबा, उसके आसपास मल्ल करना। मल्ल का मतलब होता है युद्ध होता है। तो एक खंबे के आसपास अपनी बहुत सारी क्रियाएं करना या बहुत सारे कलाएं दिखाना, उसको बोलते हैं मलखम्ब। ठीक है, एक चीज जो रह गई है वो है मध्य प्रदेश का राजकीय गीत। मध्य प्रदेश का राजकीय गीत है सब सुखदाता भाग्य विधाता अपना मध्य प्रदेश। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि किसने लिखा है? तो लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। संगीतबद्ध किसने किया है? संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने। और इसका गायन किसने किया है? गायन किया शान ने। शान आपने देखा होगा याद से, शान एक सिंगर है बढ़िया, तो उनको जरूर सुनना है। तो मध्य प्रदेश के राजकीय गीत को आपको देखना है और मैं उस पे जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगा राजकीय गीत से संबंधित। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपको ये तो मैंने सारे बता ही दिए, कौन से राजकीय चिन्ह हैं, कौन सा राजकीय पशु है। एक सामान्य वर्णन है, बहुत सामान्य सा, क्योंकि जब MPPSC की तैयारी करते हैं 2 चरण रहते हैं। एक अपने क्षेत्र को फैलाओ, दूसरा रहता है उस क्षेत्र की गहराई बढ़ाओ। ठीक है, तो अभी हमने केवल एक सामान्य परिचय देखा है, बाकी की क्लास भी आपको लगातार मिलती चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अब MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें घर बैठे। कौटिल्य अकेडमी आपके लिए लेकर आई है फुली लाइव ऑनलाइन बैच, जिसमें कौटिल्य अकेडमी की ऑनलाइन एक्सपर्ट टीम आपको करेगी तैयार मात्र 150 दिनों में। आइए जानते हैं इस लाइव इंटरेक्टिव बैच की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसमें आपको मिलेगी सेपरेट क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये क्लासेस हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर लाइव रहेगी। इस संस्थान ने पिछले कई वर्षों से लगातार टॉपर्स बनाए हैं। अगर आप भी अपना नाम इस टॉपर्स लिस्ट में देखते हैं तो ज्वाइन करिए कौटिल्य अकेडमी और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। इस कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in को भी विजिट कर सकते हैं।